कि बाबर आजम को 6 मंथ का टारगेट दिया गया है, क्योंकि बाबर को जब आप 29 साल की एज में नई क्रिकेट सीखने की बात करेंगे तो वो अपनी बिल्कुल। असल से भी कहीं ना चले जाए पीछे। दूसरा, बाबर को टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बाबर आजम ना कोच के प्लान में था ना सेलेक्टर के प्लान में था, ये अब एक सिनेरियो बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ट्रेंडीज इन्फो और मेरा नाम जुनैद है और मेरे साथ हमारे दोस्त स्पोर्ट्स एंकर चौधरी इरफान ज़हीर हैं। अच्छा इरफान भाई, आज हम बात करेंगे फ़खर ज़मान थोड़ा सा अनफिट लग रहे हैं और बाबर आजम को हम देख रहे हैं कि टीम में जो है ना वो उनकी जगह आ सकते हैं। तो दूसरी हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने जो है ना 2-1 से सीरीज तो जीत ली है, लेकिन जी। इसमें कुछ लूप होल थे, क्योंकि हम भी जितनी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज हमसे भी बुरी खेल रहा है। तो ऐसी क्या वजह है कि हम उनसे भी जो है ना 3-0 से जीत सकते थे लेकिन हम नहीं जीत पाए। तीसरी जो है ना, अभी मैंने एक लेटेस्ट जो है ना न्यूज़ सुनी है कि जो पाकिस्तानी साबिक फास्ट बॉलर हैं शबीर अहमद, उन्होंने जो है ना वो इल्ज़ाम लगाया है इंडियन टीम पे बॉल टेम्परिंग का। उन्होंने कहा कि ये लास्ट डे जो है ना, ये जो बहुत ज़्यादा हम स्विंग देखने में मिल रही थी, बनाना स्विंग जो जिसको हम्म। हम बोलते हैं, कहते हैं कि वो उन्होंने वैसलीन का इस्तेमाल किया इसमें। तो अच्छा। इरफान भाई आप बताइए कि सबसे पहले। हाँ जी। हाँ जी, सबसे पहले तो आपने बाबर आजम की बात की। मेरा जी। ख्याल, जो मेरे सोर्सेज थे, जो मेरी बोर्ड के कुछ बड़े जो ओहदेदारान हैं, उनके रिसेंट जी। प्लान में तो बाबर आजम नहीं है। जो मैं अगर आपको बताऊं ऑनेस्टली, और मैंने ये शायद अपने शोज में भी बात की थी कि बाबर आजम को 6 मंथ का टारगेट दिया गया है कि आपने डिफरेंट शॉट्स डेवलप करनी है, क्योंकि आपको पता है बाबर टेक्निकली खेलता है। वो जो बॉल को मेरिट पे खेलने की बात करते हैं कि जी सामने आया तो सामने खेलें, इधर खेलें, बाबर को उन्होंने कहा है कि आपने रैम्प शॉट खेलनी है, स्वीप शॉट खेलनी है, रिवर्स स्वीप खेलनी है, ये डिफरेंट शॉट डेवलप करने की बात की गई है। ये जरूर हम हम्म। डिबेट कर सकते हैं कि क्या ये ठीक फैसला है या गलत फैसला। मेरी नजर में गलत फैसला है, क्योंकि बाबर को जब आप 29 साल की एज में नई क्रिकेट सीखने की बात करेंगे तो वो अपनी बिल्कुल। असल से भी कहीं ना चले जाए पीछे, तो मैं उसके हक हम्म। में नहीं हूँ। दूसरा, बाबर को टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरी नजर में आपका स्क्वाड हमेशा ओपोजिशन और जगह को देख के सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान की पिचेस हैं या साउथ अफ्रीका की पिचेस हैं, 200 पे 200 होता है, आप 250 250 की बात करते हैं, तो बाबर को आप ना भी सिलेक्ट करें और जो आपने बांग्लादेश के पहले जो पाकिस्तान में सीरीज हुई थी, इस तरह की आप टीम डाल के आप जा सकते हैं, आपके पास लिवरेज है। उधर आपकी फखर की भी लगेंगी, साइम की भी लगेंगी, आपकी कैप जो कीपर हारिस है उसकी भी लगेंगी, आपका काम चल जाएगा, विकेट्स नहीं गिरेंगी। जहाँ जैसे बांग्लादेश की विकेट थी, यहाँ अभी जैसे वेस्ट इंडीज की पिचेस थी, जहाँ बॉल ग्रिप कर रहा है, डबल पेस के साथ आ रहा है, लो रह रहा है, इधर आपको एक 5 बैटर में से या 6 बैटर में से एक टेक्निकल साउंड बैटर चाहिए, जो विकेट पे खड़ा रहे, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपनी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक या हिट मारे, और बाबर विकेट पे एक एंड संभाल के रखे और वो सिंगल डबल लेता रहे। उससे क्या होगा कि आपका टोटल हमेशा, जिस तरह आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ 130 पे आउट हो रहे हैं, फिर बांग्लादेश में आपसे 134 चेज नहीं हुआ, एक मैच में 113 हुआ आपसे, तो उधर क्या होगा कि आप फिर हर मैच में 150-60 तक तो मस्त जाएंगे। और इन पिचेस पे आपको 150-60 ही करना होता है, वो पिचेस 200 वाली नहीं होती। तो ये उस लिहाज से बाबर को टीम का पार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉलिसी देखते, जैसे आपने अभी यूई के जाना है, यूई जाना आपने शारजा में जो मैच होने हैं, वो तो बॉल इतना स्पिन होना है, इन किसी प्लेयर से नहीं खेला जाना। और बाबर को रखने की बात भी इसी की जा रही है कि किसने स्पिन को खेलना है। ना हसन नवाज खेल सकता है, ना वो खेल सकता है, आपका हारिस खेल सकता है, ना आपको मेरा ख्याल है सिर्फ साहबजादा फरहान होगा जो डोमेस्टिक बहुत खेला हुआ है, शायद वो, मुझे लगता है जिस तरह अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उसने कुछ हिटिंग की है तो कामयाब रहेगा। तो बाकी सारे स्ट्रगल करेंगे। आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, या आगा खेल सकता है, उसको स्पिन, क्योंकि टेस्ट बहुत खेला हुआ है, उसके पास भी स्किल है। लेकिन अगेन आपको टेक्निकली एक बैट्समैन ऐसा चाहिए होगा जो इनिंग्स को एंकर करे। तो इसीलिए मेरा ख्याल है इस पर डिस्कशन हुई है। जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक डिस्कशन अभी हो रही है बाबर आजम के ऊपर और अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। कोच ने जो है, मुझे पता चला है कि उन्होंने बाबर आजम का नाम लिया है कि रिप्लेसमेंट के तौर पे बाबर आजम दे। लेकिन जो फखर जमान की जगह सिलेक्टर्स ये हैं, वैसे ही उसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं, फखर जमान की जगह हाँ आप जी, कह रहे हैं ये वैसे ही इंक्लूड करना चाह रहे हैं किसी और की जगह। मैं नहीं, फखर की जगह ही कह रहे हैं, ये इनके प्लान में नहीं हम्म। था। बाबर आजम ना कोच के प्लान में था ना सिलेक्टर के प्लान में था, ये अब एक सिनेरियो बना जब फखर आउट हुआ। अच्छा, तो जब फखर आउट हुआ तो अब जो अभी पाकिस्तान में सिलेक्टर है, जिसमें आपके 5 सिलेक्टर हैं, जिसमें मेनली तो अकब जवेदी हैं और बाकी जो 3-4 सिलेक्टर हैं, ये चाह रहे हैं कि जो हमने अब एक डिसीजन ले लिया है तो आगे चले। ये उसकी जगह पे, फखर की जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक का नाम ले रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक हम आपको दे देते हैं, उसके पास बड़ी शॉट्स भी हैं, वो नंबर 4 पे भी खेल सकता है, वो ओपन भी कर सकता है, आपको जिधर जरूरत पड़े वो यूज किया जा सकता है।
क्योंकि बाबर भी पिछले 4-5 साल T20 में ओपनर के तौर पे खेलता है। तो बाबर अगर ओपनर खेलता है तो नंबर 3 पे आगा चाहता मैं आऊँ, हारिस कहता मैं आऊँ। तो अब्दुल्ला शफीक कैसा प्लेयर है जिसको आप थोड़ा आगे पीछे खिला सकते हैं। बाबर को डालेंगे तो बाबर को फिर आप मैक्सिमम 3 के अलावा नहीं छेड़ सकते। या तो बाबर ओपन पे आता है या नंबर 3 पे आता है। तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस पे भी डिस्कशन चल रही है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि इधर वाले जो सिलेक्टर हैं वो अब्दुल्ला शफीक का नाम ले रहे हैं, बट जो कोच है हमारा वो बाबर आजम का कह रहा है कि तुम मुझे बाबर आजम दे दे। तो ये तो इस लिहाज से मैंने बताया। दूसरा ये है कि जो आपने बात की जुनेद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और सैड भी है कि आप कोई भी सीरीज उठा के देख लें, पाकिस्तान एक मैच जरूर हारता है। अगर 1 साल पहले देखें तो आयरलैंड के साथ सीरीज हुई, हम उससे 1 मैच हारे, 2 जीते। वो बड़ी मुश्किल से सीरीज जीते जो आयरलैंड पाकिस्तान खेला था। फिर अभी रिसेंटली बांग्लादेश से 2 T20 हार गए हैं। उससे पहले हम जिम्बाब्वे गए थे साउथ अफ्रीका से पहले, उधर भी हम एक ओडीआई हारे और एक T20 हारे। तो ये हर सीरीज के अंदर एक मैच हारना क्यों जरूरी है? ये हमारे पे फर्ज कर दिया गया है, जैसे नमाजें फर्ज होती है ना, इस तरह एक मैच हारना फर्ज हो गया इन पे। कि इनको शायद इतने कंप्लेसेंट हो जाते हैं, इतने कैजुअल हो जाते हैं, और ये अभी का रोना नहीं है, ये 2-2.5 साल से या 3 साल से ये देख रहे हैं। और दूसरी चीज आपने जुनेद नोट की होगी कि जो भी मैच क्रंच पोजीशन पे आता है, जो फंसता है, वो पाकिस्तान हार जाता है। चाहे 2022 का इंडिया वाला मैच उठा लें, पिछले लास्ट ईयर वाला इंडिया का मैच उठा लें, अभी का जीते उठा हुए के देख लें, और बिल्कुल ऐसे। उधर साउथ अफ्रीका में एक मैच याद होगा T20 का, कि यानी कि जी, जो भी क्रंच मोमेंट के ऊपर मैच आएगा, एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मैच ऐसा क्लोज था कि जो पाकिस्तान जीत सकता था वो हम हार गए। कल भी हम लास्ट बॉल के ऊपर जो दूसरा सेकंड T20 था वो चौका हो गया। और बांग्लादेश के अंदर भी आपने देखा कि 8 रन रह गए थे, 2 विकेटें पड़ी थी, बट फहीम ने एक ऐसी शॉट मारी, वो भी आउट हो गए। तो ना बैटर देखो हमारे जिता पा रहे हैं, ना बॉलर जिता हमारी पा रहे हैं। अपनी गलती है ना इसमें। अभी देखे ना, सुफियान ने सबसे अच्छी बॉलिंग की है हाँ जी, तीनों मैच में। ठीक है, लास्ट ये जो अभी उसने जो हमारा T20 हमने जीता है, जब जब हमें जरूरत पड़ी है स्कोर रोकने की, तब तक हमने सुफियान को लगाया और उसको तकरीबन 20 रन पड़े हैं 4 ओवर्स में। और यही सुफियान जो है ना, बांग्लादेश के तीनों मैचों में हम सिर्फ उसको बेंच पे बिठाते रहे हैं, उससे हमने एक मैच भी नहीं खिलाया। हालांकि दोनों साइड से हर प्लेयर ने एक एक मैच खेला है, सुफियान वकीम को हमने नहीं खिलाया। और वहां पे भी जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, सलमान मिर्जा ने, उसको जो है ना हमने वापस भेज दिया और उसको हमने साथ लेके नहीं गए। ठीक है, उसकी टीम में अगर जगह नहीं भी बनती तो उसको आप कैरी तो करिए ना साथ। आप बड़े ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप पूरा पूरा सीजन कैरी करते रहे हैं, उनसे आपने नहीं खिलवाया, लेकिन वो एटलीस्ट थोड़ा एक्सपोजर मिलता उनको। और ये देखें ना, हसन अली की है ना, वो कल फिर अच्छी खासी पटाई हुई है इतने एक्सपीरियंस के बावजूद। हारिस की बात करें तो हर मैच में रन देते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये जो कोच का हमारा माइंड सेट है माइक हसन का, वो आपने बड़ा क्लैरिटी से देखा होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी, कि वो सारे ऑलराउंडर डालते हैं। ऑलराउंडर का है जी 4-4 5-5 ऑलराउंडर डाल देना, वो स्पेशलिस्ट के हामी नहीं है। तो स्पेशलिस्ट के हामी ना होने की वजह से हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 5-6 मैच कटे आ रहा था। तो ये वो, और फिर दूसरा उनका एक और प्रॉब्लम है कि वो पहले ही सोच लेते हैं, प्री डिटरमिनेट कर लेते हैं कि किस प्लेयर ने खेलना है किसने नहीं खेलना। जैसे कल उन्होंने एक बड़ा ही बेवकूफाना किस्म का एक वेयर्ड डिसीजन ये लिया कि शहनशाह अफरीदी को नहीं खिलाया उन्होंने। वो उनको मतलब कोई भी अक्लमंद आदमी ये फैसला नहीं कर सकता था। हारिस रऊफ को एक मैच में पिटाई हो चुकी थी, दूसरे मैच में हसन अली को हो चुकी थी। तो जो सबसे कंसिस्टेंट बॉलिंग करता रहा दोनों मैचेस में, वो तो आपका शहनशाह था। वो ठीक है, लास्ट बॉल पे चौका होना एक अलग बात है, एक बॉल बुरी होगी उससे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दोनों 2-0 से हमने सीरीज जीत ली होती है तो फिर ये रिस्क ले सकते थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने की कि मैच आपकी सीरीज भी स्टेक पे है, आपकी सीरीज भी स्टेक पे है, और आप अपने मेन बॉलर को कह रहे हैं कि तुम रेस्ट करो। मैंने, क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ था पहले दिमाग में कि मैंने दो मैच देने हैं सारों को, तो उन्होंने उसी तरह ही किया कि सबको 2-2 दिए, कसम खाई हुई थी। अच्छा, फिर आपने अगर इसी मंत्रे पे आ जाए तो जो आपने बात हाईलाइट की कि पूरी दुनिया कहती रही, ये नहीं कि हम लोग कहते रहे, पूरी दुनिया कहती रही कि बांग्लादेश की पिचेस स्लो है, स्पिन हो रही है, ग्रिप हो रही है। उधर उसने बरार को खिलाते रहे, इधर आ जाए, इधर उसने उसको बरार को नहीं खिलाया, इधर सुफियान को खिला दिया। अच्छा, अबरार खेलता तो ये तीनों मैच किसी तरह जीत ही नहीं सकता था, बड़े मार्जिन से नहीं जीत सकता था। अच्छा, फिर अब खिलाने की बात करें तो फहीम अशरफ किन बेसिस के ऊपर तीनों मैच खेल गया, नवाज किन बेसिस के ऊपर तीनों मैच खेल रहा है। नवाज ने चले इधर अच्छी बॉलिंग की, वो बांग्लादेश में तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी ऐसा जो उसकी। तो पॉइंट ये है कि ये जब आपने सोचा हुआ है, कुछ लड़के फेवरेट हैं या जिनको आपने सोचा है कि मैंने इसको लंबा लेके चलना है, इसको बनाना है, या इसको मेरे फेवरेट है, उनको आप हर ऑपोजिशन हर जगह पे खिला रहे हैं। और जिनको नहीं सोचना हुआ आपने, ये वेस्ट इंडीज की भी यही प्रॉब्लम है
उनकी टीम हाँ में जी, जो है ना जो सारे हैं वो सारे ऑलराउंडर्स हैं। ये उन्हीं का मंत्र है, ये उसके उन्हीं का डाउनफॉल प्रिंसिपल है कि की यही ऑलराउंडर वजह है। डालते हैं सारे। और वो 20 में हम्म, से 17 मैच हार चुके हैं T20 के। जो दुनिया हम्म, की सबसे बेस्ट टीम कहना चाहता था T20 के अंदर, वो भी इतना ज्यादा हारे हैं क्योंकि वो स्पेशलिस्ट वो भी नहीं खिला रहे। वो भी सारे रेलू कट्टे डाल रहे हैं। ये बेसिकली हमारी लेमैन लैंग्वेज में रेलू कट्टा कहते हैं, ना वो जी जी। बॉलर ना वो बैटर। तो ये वेस्ट इंडीज वाला प्रिंसिपल हमारे माइक हसन साहब भी कर रहे हैं, जो कि बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसानदेह होगा। हाँ ठीक है, आप रोटेशन पॉलिसी में रखना है, आप लड़कों को बेंच पे रखें। आप सीरीज जीत गए हैं, आप एक आधे लड़के को चांस देते जाएं और उसको भी साथ कॉन्फिडेंस दे। ये क्या करते हैं कि किसी को नहीं खिलाना तो तीनों मैच नहीं खिलाने, बिल्कुल चांस नहीं बिल्कुल। देना, कैरी नहीं करना तो बिल्कुल ही नहीं करना। तो ये मेरा ख्याल है इनकी। और ये देखे कि साहबजादा फरहान, उसने तो ये इनके गले पड़ की डिफीट बांग्लादेश में 2 मैच हारने के बाद मजबूरन खिलाना पड़ा। अब ये देखे उधर एक मैच खिलाया, पाकिस्तान में एक मैच खिलाया उसने, दोनों मैचेस में 50 करके, और वो मैन ऑफ द मैच भी बना। मैन ऑफ द वेस्ट मैच इंडीज में भी बना। उसने एक मैच में भी जो तीसरा मैच है उसमें वो चला, उसने आपको मैन ऑफ द मैच बना। यानी कि वो बंदा जब खेल रहा है, रन करता है, तो वो मैन ऑफ द मैच भी बनता है। तो ये इरफान में इस तरह यही तो की है ना, सोच की आगे होनी चाहिए। डोमेस्टिक इतना ज्यादा खेल के 1000 प्लस उसने रन बनाए हैं, और वहां से वो खेल के और फिर आया है। ये नहीं कि पीएसएल से उसने 2 मैचों में अच्छा परफॉर्म हाँ किया और जी, साथ ही आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, आपने उसको डोमेस्टिक से उठाया है और उसने परफॉर्म करके यही दिखाया है। अगर ये वो ना यही बात परफॉर्म है कि जब करते आप तो अपने मुझे डोमेस्टिक को बाबर वैल्यू को लाने करते हैं, जो बाबर डोमेस्टिक की नवाज बात को हम वापस करते हैं, लाने के लिए डोमेस्टिक उनके लिए आसानी होती मेरे ख्याल से, अगर ये परफॉर्म ना करते। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो इन्होंने कंसीडर नहीं करना था, ये तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। आप देखें ना, हम्म, कीपर जो हारिस है, मतलब उसके अगर आप ये उसने जो 6-8 बॉलें खेली हैं पूरी तीनों मैचेस के अंदर, आप हर बॉल को उठा के देख लें, आपको लग रहा है ये आउट हो जाएगा। आउट तो बिल्कुल उसने ऐसे। 2 दफा हुआ है, लेकिन उसकी हर बॉल उठा के देख लें, उसके अंदर हम्म, आपको एलिमेंट नजर आ रहा है कि ये इस बॉल पे आउट हो सकता था। तो ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखना चाहिए। अब उसको 4 साल हो गए हैं, वो शाहीन का 2 साल कप्तान रहा है पाकिस्तान शाहीन का, लेकिन उसकी हम्म, अगर लर्निंग की बात करें तो लर्निंग उसकी हमें कहीं भी नजर नहीं आती। तो ये कोच का काम है कि आप अपने लड़कों को प्लेयर करें, उनको डेवलप करें, उनको साथ लेके चले। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें काफी हम लैग कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जो माइक हैसन ने एक स्टेटमेंट दी थी बांग्लादेश जाने से पहले, कि सिलेक्टर 25 सेलेक्ट करते हैं, मैं 15, मैं और कप्तान 15 सेलेक्ट करते हैं। और अगर माइक हैसन बाबर आजम को मांग रहे हैं तो ये बाबर आजम ही आएगा। कोच ये सिलेक्टर जितना मर्जी कहते रहेंगे हम अब्दुल्ला शफीक को देंगे, तो मेरा ख्याल है इनकी चलेगी नहीं। वो ऊपर चेयरमैन साहब से बात करके अपनी मर्जी का बंदा लेगा। लेकिन इरफान भाई ये माइक हैसन जो है ना, वो मेरा ख्याल वो तो एक रूमर सी थी कि बाबर को कह रहे थे कि आप जो है ना स्ट्राइक रेट 150 प्लस करें। और मेरा ख्याल ये रूमर्स के अलावा भी, अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि नई शॉट्स को लेके आएगा तो उसको जो है ना वो T20 में फिर इंक्लूड किया जाएगा। तो नहीं नहीं जैसे जुनेद आपने भाई, पहले मसला बताया पता क्या है? मसला ये नहीं है, वो जरूर कहा था उन्होंने, शॉट्स का भी कहा था, स्ट्राइक रेट का भी ये कहा था। पॉइंट ये है कि आपकी जो मौजूदा बात तो टीम में से डिनाई कोई कर दी थी लड़का, ना उन्होंने कि मैंने नहीं कहा आपकी ये टीम में 150 पे। आपकी टीम में कौन सा लड़का 150 से ऊपर खेला है? अभी 3 मैच आप बांग्लादेश को उठा ले, 3 आप वेस्ट हम्म, इंडीज को उठा ले। सिर्फ एक इनिंग्स आपको सिर्फ साहबजादा फरहान की नजर आ रही है कल के मैच में, जिसमें बिल्कुल 150 है। से ऊपर स्ट्राइक रेट है। बाकी तो इवन 2 मैचेस में रन किए हैं साइम अयूब का, उसका भी 130-35 था, उसका भी कोई हम्म, 150 से प्लस थोड़ी था। तो जब बाबर आजम को किस तरह फिर आप कह सकते हैं कि आप 150 से ऊपर खेलें? तो वो कहेगा भाई आपकी टीम में तो जो भी टीम में 2 सीरीज खेले आपके लड़के, किसी का भी 150 से ऊपर नहीं है। पहली बात है, आपने 140 तो टोटल किया हुआ है, 130 140, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा? और यही प्रॉब्लम आपको अभी अफगानिस्तान के गेस्ट आने वाली है, दुबई में भी, ये शारजा में भी, क्योंकि शारजा में भी जो आपका हाईएस्ट टोटल होगा वो ज्यादा नहीं होना, वो आपको उनके स्पिनर 150 के 140-50 से ऊपर नहीं करने देंगे आपको। बिल्कुल तो ऐसे। ये बहुत बहुत ही रेयर है। अब शायद वो पिचेस थोड़ी सी वो बेहतर बनाए, बट शारजा की जो नॉर्मल पिचेस हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्पिन विकेट उधर होती है। और जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं वो अपनी 99% क्रिकेट जो है, डोमेस्टिक कह ले या जो भी, वो उधर ही खेलते हैं, क्योंकि वो रहते ही उधर है, अफगानिस्तान जाते नहीं है। और जितनी भी अपनी होम सीरीज खेली है, लास्ट भी आपको याद होगा 2-3 सीरीज अफ्रीका वगैरह के साथ जो खेली थी, वो शारजा में खेलते हैं। तो शारजा का उनके पास इमेंस एक्सपीरियंस है। और 2 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान को पहली दफा जो T20 में सीरीज हराई थी, तो वो भी आपको याद होगा जब शताब कप्तान थे, तो उन्होंने जी। हमें शारजा में डिफीट दी थी। तो ये उस लिहाज से बहुत मुश्किल सीरीज है, इतना आसान समझना इसको मेरा ख्याल है वो किसी की गलतफहमी है। क्या पाकिस्तान ने 2020 से लेके 2025 तक कोई टाइटल जीता? पाकिस्तान नहीं जीता। हम नहीं 2 जीता। वर्ल्ड कप हार गए, 3 वर्ल्ड कप इवन हार गए, कोई नहीं जीत पाए। 2 एशिया कप निकल गए इसके अंदर। इसके अलावा आप ये देखें तो आपने कई और इसके अलावा सीरीज भी आए, सिवाय 1-2
बायलैटरल सीरीज के अलावा आप कुछ नहीं जीत पाए। जब नहीं जीत पाए तो इसका मतलब है कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग। अब आपने उसको रेक्टिफाई करना है, बेहतर करना है। बेहतर करने के लिए आज बच्चों को चांस दिया है। आप ये नहीं कर सकते कि अब इनको आप 2-3 सीरीज के बाद कहें जी आप हट जाए, आप फारिग है, वो ठीक थे। भाई उनको 5 साल दिया है, इनको आप 3 सीरीज के बाद कैसे कह सकते हैं? एक चीज मैं सिर्फ जिस तरह आपको बात कर रहा हूँ कि आप एकदम से आउट भी नहीं करते, एकदम इन भी नहीं करते। बाबर को आप बेंच पे रख के लेके चले, आपको याद होगा जो रूट यो स्टीव स्मिथ कम से कम टीम के साथ 2 से 3 साल ट्रेवल करते रहे। वो मैचेस नहीं खेलते थे बट वो T20 का पार्ट होते थे। जब तक उनके लड़के प्रॉपर डेवलप नहीं हो गए, वो टीम के साथ रहे, किसी ना किसी मुश्किल मैच में, मुश्किल पिच पे वो टीम में इंडक्ट हो जाते थे, अदरवाइज वो डगआउट में बैठे रहते थे। पाकिस्तान की एक और प्रॉब्लम भी है ना, सीनियर प्लेयर जब डगआउट में बैठता है तो वो अपनी तौहीन समझता है। वो कहता है ये कि मैं कैसे बाबर को कैसा फील होगा जब उनको बैठाएंगे कि आपको कैरी कर रहे हैं, लेकिन आपको जब जब ये जरूरत तो बाबर पड़ेगी को ये तो कैसा फील हो रहा है कि वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा? ये भी तो फील हो रहा है ना, ये भी तो फील हो रहा है ना कि वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। तो बिल्कुल सिलेक्ट ऐसे। ना होने से स्क्वाड में होना बेहतर है। आपको याद होगा सरफराज को जब कप्तानी से हटाया गया तो कम से कम 3-3.5 साल वो मैच नहीं खेला, बट वो हर टूर में टीम के साथ जाता था, ट्रैवल पे होता था। कि कभी रिजवान इंजर्ड हो गया, कभी एक आधी दफा अपॉर्चुनिटी बनी, उसने बल्कि एक पाकिस्तान की सीरीज बचा के भी दी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो पाकिस्तान में हुई थी, तो उसने परफॉर्म किया। तो पॉइंट ये है कि सीनियर का काम सिर्फ ये नहीं है, फिर बच्चों को बनाना भी है। मुश्किल कंडीशन आ जाए, देखे ना, अगर आप बांग्लादेश में फंस गए थे, आपने जाके देखा, आपके किसी प्लेयर को समझ ना आई, अब बाबर अगर स्क्वाड में होता तो आप सेकंड मैच में डाल के वो मैच बचा लेते। और एज बिल्कुल सीनियर आया था, जैसे बेहतर बैटिंग कंडीशन आए, आपको लगे कि जी अब ये 200 या 250 की विकेट है, बाबर रिजवान नहीं कर सकते। रिजवान के तो खैर मैं हक में हूँ भी नहीं कि आप रिजवान को T20 खिलाएं, क्योंकि उसके पास बड़ी लिमिटेड शॉट्स हैं, वो सिर्फ लेग की तरफ मारता है, उसके अलावा उसके पास शॉट्स नहीं है। तो वो जब पावर प्ले का यूज कर पाता है, फिर पावर प्ले के बाद उसकी शॉट्स वैसे ही जाम हो जाती हैं, वो रुक जाती है। अगर आउट नहीं होता वो तो फिर पाकिस्तान और फंस जाता है। तो बाबर एक पूरा कंप्लीट बैटर है, वो रोटेशन भी करता है, शॉट्स भी मारता है, एंड में अगर चले तो थोड़ी हिटिंग भी कर लेता है। बट रिजवान की तो काफी इसमें प्रॉब्लम है। बाबर को आप इसको मेरा ख्याल है कैरी करना चाहिए, और अगर अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, आपके ख्याल से जो फटा विकेट्स हैं उसमें बाबर को बैठा देना चाहिए और बड़े हाँ टोटल की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। चले जी, हम और आप देखना तो चाहते हैं बाबर को टीम में। जी। बाबर एक ब्रांड है और खुशी होती है देख के, और क्राउड पुलर भी हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले तो ये देखना नहीं, कि आपका हमारी टीम एसेट की है। देखें, जरूरत है इस कि पे कोई कोई दूसरी राय नहीं है कि आपका एसेट है। आपका 3 साल वो ओडीआई के नंबर 1 बैटर है, T20 में 2-3 साल वो उसमें भी नंबर 1 बैटर है। एक चीज अगर देखें, ये उसको भी चाहिए थी जब वो कप्तान था, खास तौर पे कप्तान के तौर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने स्ट्राइक रेट को एनहांस करता, अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड कप जिताता। जैसे बेन स्टोक ने 2 वर्ल्ड कप जिताए, एक T20 का, एक ओडीआई का जिताया है। अभी टेस्ट के अंदर सिंगल हैंडली मैच को बचा जाता है, वो चाहे बॉलिंग में आ जाता है चाहे बैटिंग में आ जाता है। तो बाबर की तरफ से ये ऑब्जेक्शन तो हमारा गिला बनता है कि बाबर ने अपनी बैटिंग की वजह से पाकिस्तान को कोई टाइटल नहीं जिताया। रिजवान से भी गिला बनता है कि उसने कोई टाइटल नहीं जिताया। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो हमें नजर आ रही है, इन दोनों के होते इंडिविजुअल हुए परफॉर्मेंस तो होती नजर आ रही है, उनके स्टैट्स नजर आ रहे हैं। जी जी, हम्म, इन दोनों के लेकिन होते हम हुए हमारे 2 क्लोज मैचेस थे वो हम हारे, एक यूएसए वाला और एक ऑस्ट्रेलिया वाला। बड़ी इस तरह के, मैं जुनेद आपको मिसालें देना शुरू करूंगा तो वो मैं आपको 15-20 मैच गिना देता हूँ। अब देखिए ना, सबसे बड़ा तो वर्ल्ड कप का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जब हम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, तो सीधी विकेट थोड़ी सी सीम स्विंग हो रहा था, बट इतना भी नहीं था कोई मसला। आपने सिर्फ 170 करना था, 160-70 आप नहीं कर पाए। क्यों? बाबर रिजवान कोई भी नहीं खड़ा हो सका विकेट पे, विकेट गवा दी। तो ऐसे बड़े मैच पे तो आपने रन करने होते हैं, उधर ही तो आपने अपनी टीम की जरूरत होती है आपकी। और जो 2 सेमीफाइनल या उससे पहले जो मैच है वो तो हारिस की चल गई, उसमें भी हारिस की वो 30-35 तेज बनाए उसने, उसी ने आपको स्टार्ट दे दिया और पाकिस्तान ने विकेट हासिल कर दी। तो ये आप इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह लेके चलते हैं। मेरा ख्याल है कि बाबर को आप इंडक्ट करके स्पेशल रोल दे के चलाया जा सकता है। रिजवान की जगह तो मेरी नजर में बिल्कुल नहीं बनती। चलें जी इरफान भाई, ये एक तीसरा क्वेश्चन और लास्ट, ये जो शबीर अहमद साहब ने एक टिप्पणी की है कि ये जो इंडिया ने इतनी अच्छी को बॉलिंग नहीं की, ये इन्होंने जो है ना वैसलीन लगा के और उसको जो है ना वो जुनेद तो भाई, आप ये देखें मैंने कोई इस तरह की ना वीडियो देखी ना मैंने उनका इंटरव्यू देखा। मेरा नहीं ख्याल किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि बॉल तो अंपायर के पास होती है और जो मैच हो ओवर के रहा बाद वो था चेंज कर सकते थे। अच्छा, उनका कहना है कि जितनी बॉल में शाइन नजर आ रही थी ना, उन्होंने कहा है बॉल में शाइन नजर आ रही थी, तो ये इतना पुराना बॉल होने के बावजूद भी शाइन थी, तो इन्होंने उसका यूज किया है वैसलीन का। हालांकि 80 ओवर के बाद अगर वो करना चाहे तो नई बॉल ले सकते थे इंडिया, उन्होंने नहीं ली।
नहीं उस टाइम वैसे बनता नहीं था क्योंकि बॉल स्विंग कर रही थी और विकेट्स मिल रही थी उनको, 2-3 आउट कर चुके थे, तो वो अगर नई बॉल लेते हैं, नई बॉल को आपको पता है हिट करना आसान होता है, जहाँ वो स्विंग ज्यादा होती है उधर हिट करना भी आसान होता है, वो तो हल्का सा टाइम करें तो बॉल जाती है, पुरानी बॉल पे हिट करना मुश्किल होता है। और उन्होंने जो डिसीजन लिया कि हमने इसको चेंज नहीं करना है, वो ठीक ही है उन्होंने डिसीजन, कि अगर वो बॉल चेंज करते हैं तो जहाँ आउट होने के चांस है उधर वो तेज रन बनने के भी बहुत चांस थे, कि आपके एज लग के भी चौके हो सकते हैं, आपके हल्का सा मिडल होना था बॉल, वो टाइम तो नया बॉल तो बहुत आराम से टाइम होता है, तो वो आपको टाइम करना जिस धोनी के बारे तरह में क्या डिक्सन मार रहा था। बहुत की है सिराज ने। हाँ बहुत आउटस्टैंडिंग, उनको जितना प्रेस किया जाए, मतलब 5 के 5 टेस्ट मैच खेले, बहुत अंडररेटेड बॉलर है, सारी उनकी आवाम दुनिया बुमराह बुमराह करती है, और बुमराह वाकई बॉलर है और एक जिस तरह का एक क्लास का बॉलर है, बट जिस तरह का उसने, मेरा ख्याल है उनके कैरियर चेंजिंग मोमेंट आई है ये सीरीज, जिस तरह उन्होंने उनके इंग्लैंड के जॉ से विक्ट्री को स्नैच किया है और उनकी अपनी कंट्री को विक्ट्री दिलवाई है, ये बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल था उनका। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के अंदर कृष्णा भी अंडरमाइन हो गया, कृष्णा ने भी उतनी ही शानदार बॉलिंग की है, इवन मेरी नजर में मैच में वापस इनको कृष्णा लेके आया, कृष्णा ने जिस तरह विकेट्स ली हैं 2-3 जब क्रूशियल विकेट पार्टनरशिप चल रही थी, वो कृष्णा का ही स्पेल था, कृष्णा ने ही रूट को भी पहले फंसा के रखा है, और उससे शॉट्स ही लग रही थी, वो 2-3 पैडों पे लगी, अपीलें भी हुई हैं, आउट हुआ है, तो प्रेशर बिल्ड हुआ और वो इसके अगेंस्ट रन करने गया। तो ये भारत को, जहाँ सिराज तो ऑलरेडी थे एस्टेब्लिश, और इसी तरह शामी ने भी बड़ी परफॉर्मेंस 2023 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, लेकिन बुमराह के होते हुए कभी इनको वो अप्रिशिएट या वो पिजराई नहीं मिली। लेकिन अब मुझे लगता है जिस तरह मैं कल से देख रहा हूँ, उनका पूरा मीडिया, भारतीय मीडिया बहुत प्रेज कर रहा है कि ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, ये कमाल कर दी है, वो इसी वजह से कि उनका जो रोल है वो टीम में विक्ट्रीज में बहुत काम आया, और मेरा ख्याल है कि अब वो जहाँ बुमराह का नाम लेंगे एटलीस्ट 2-3 साल वो सिराज का भी साथ नाम देंगे, उसको नहीं करेंगे। जो बाकी जो कबीर साहब ने एलिगेशन लगाया है, 20 से 22 कैमरे एट अ टाइम ग्राउंड में मौजूद होते हैं, तो वो किस टाइम लगा सकते हैं, पॉइंट तो ये है कि वो वैसलीन या ग्लिसरीन जो भी वो कहना चाह रहे हैं वो किस टाइम लगा सकते हैं, अगर कोई पॉकेट के अंदर है, हर लम्हे जहाँ जहाँ बॉल मूव करती है वो सारे कैमरे उसको फॉलो करते हैं, 5 से 6 कैमरों का रोल ही यही है कि वो बॉल के साथ ट्रैवल करते हैं, जहाँ बॉल जा रही है, बाउंड्री के पार जा रही है, अंदर आ रही है, फील्डर के पास जा रही है, वो बॉल के साथ कैमरा मूव कर रहा है। तो मुझे नहीं आइडिया कि उन्होंने तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कहा होगा कि शाइन इतनी नहीं होती, बट अगर शाइन हुई है तो लगाई कब गई, किस तरह गई, किस तरह हो सकती है, कोई पॉकेट में रखी थी, आपको याद होगा स्टीव स्मिथ ने वो रेत को रखा था, यूज किया था, जिसकी वजह से उन पे बैन भी लगा 2 साल का, और फिर इसी तरह साथ वो डेविड वार्नर भी थे, दोनों पे 2-2 2.5 साल का बैन हुआ था, तो वो एक पकड़ेगे ना चीज, वो पॉकेट में हाथ डाल के जब उन्होंने किया तो उसमें आगे पॉसिबल नहीं है, तो नहीं तो ज्यादा मोबाइल आपके भी पास सब जब लोग तक अपने कोई हाथ में होते हैं। कंक्लूसिव एविडेंस ना हो तो इस तरह का एलिगेशन मेरा नहीं ख्याल उसका कोई मायने रखता। मैं वैसे पूछूंगा सही शबीर भाई से उन्होंने ये किस बेस के ऊपर ये बात, हाँ बिल्कुल हाँ मैं उनसे करूंगा बात। ठीक है इरफान भाई, बहुत शुक्रिया, वेरी मच। किसी प्रोग्राम फिर नजर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।